इसमें लिखो, डायग्राम बनवाई दी थी तुम्हें मैंने, है ना। स्मॉल आर रेडियस कहाँ थी, किसकी थी, आउटसाइड सिलेंडर, पी पॉइंट पे, ठीक है। इसमें लिखो, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हेडिंग के अंदर लिखना है। हाँ बोलो, हाँ तुम बोलो क्या कह रहे थे। सॉलिड सिलेंडर नहीं लिखवाया मैंने हेडिंग में, हेडिंग में लिख तो रहा है, ये रहा सॉलिड, सिर्फ उसकी सब हेडिंग में ही तो नहीं लिखा, मेन हेडिंग में तो लिखा है ना सॉलिड सिलेंडर, बस। तो फिर हर बार लिखना जरूरी थोड़ी है, मेन हेडिंग में लिखा है ना सॉलिड है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड outside the solid conducting cylinder, outside the solid conducting cylinder, outside the solid conducting cylinder, we take a point P, we take a point P, we take a point P, capital P, at a distance small r, at a distance small r, at a distance small r from the axis of the cylinder, from the axis of the cylinder, of the cylinder, and consider a circular path. क्या हो गया, and consider a circular path, and consider a circular path which passes through point P, which passes through point P. देखो ये सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर था ना, ये इसकी एक्सिस थी, ये इसकी रेडियस थी कैपिटल आर, तो हमने इसकी एक्सिस से स्मॉल आर रेडियस पे पॉइंट पी लिया है, उस पॉइंट पी पे हमने कैसा पाथ लिया है, सर्कुलर पाथ लिया है, ठीक है। As every point being equidistant, as every point being equidistant from the axis of the cylinder, from the axis of the cylinder, and direction of field, and direction of field will be along the path, and direction of field will be along the path, that is थीटा कितना हो जाएगा, देखो ये यही तो होता है लाइन इंटीग्रल, और यहाँ पे थीटा क्या होता है, बी वेक्टर और लेंथ एलिमेंट के बीच का एंगल, ठीक है। लेंथ एलिमेंट दिख रहा है ऐसे करके है, ठीक है। और अगर यहाँ पे करंट कैरिंग सिलेंडर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होगा कि नहीं, यहाँ थंब रखेंगे डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होगा, और ये क्लोज लूप भी ऐसे ही है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। हाँ, along the path that is theta equals to 0 and cos theta equals to कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ, इसमें करंट में हो रहा था I, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या होता है कौन बताएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ V dot dl equals to mu naught summation of I, पढ़ा था ये, ठीक है।
तो अब देखो B डॉट DL क्या हो जाएगा तुम्हारा, B DL cos 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट। और देखो टोटल I तो हमारा करंट I है कि नहीं, अब देखो ये लेंथ एलिमेंट जो लिया है हमने, कोई भी लेंथ एलिमेंट ले सकते हैं, उस पर्टिकुलर लेंथ एलिमेंट के लिए भी B डॉट DL cos 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1। अब लेंथ एलिमेंट जो लिया है उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या कैसा पाथ बना रहा है, ये सर्कुलर बना रहा है, ठीक है, जो कि कितना है 2 पाई r है कि नहीं। और टोटल करंट कितना था हमारा जो फ्लो हो रहा था इस पूरे लूप में से, I, तो हमने टोटल सिग्मा I को क्या लिख दिया है, I करंट, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ठीक है, लिख लो बिल्कुल, इसको लिख देना बी आउट। बी आउट क्यों बोल दे रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड द सिलेंडर निकाला है, ठीक है। क्या बीएड, क्या क्यों भाई, नहीं क्यों, किसमें, तो भाई सेकंड लेवल में आ जाएगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो मेरी, सेकंड लेवल में आ जाएगा, फर्स्ट लेवल में नहीं आएगा तो। ये एक बात बताओ मुझे, तुम एक बात बताओ बॉबी, मुझे एक बात बताओ, बीएड वाला बच्चा जो लड़ रहा है वो लेवल 2 लेवल 1 दोनों में एक संग जॉब कर लेगा क्या, ये बताओ, एक ही में कर पाएगा ना, तो मैं तो लेवल 2 की करूंगी, मुझे करनी नहीं थी लेवल 1 की। अब क्या, तो जिन बच्चों की उन बच्चों की गई, मेरी बात मत करो, मैं मेरा हो जाएगा, ठीक है, तुम ऐसे अशुभ अशुभ मत बोलो। हाँ अच्छा, अगर किसी करंट में वायर फ्लो हो रहा होता है ना, सिंपल प्लेन करंट में आई करंट अगर फ्लो हो रहा था, उसकी वजह से भी किसी पॉइंट आर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सेम होता है, यानी कि सॉलिड सिलेंडर की वजह से जो करंट वो मैग्नेटिक फील्ड आया है दैट विल बी सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो इसके नीचे लिखो द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड outside the current carrying, outside the current carrying, outside the current carrying solid conducting cylinder, outside the current carrying solid conducting cylinder is equal to conducting cylinder is equal to magnetic field due to a current carrying wire, due to a current carrying wire। अपने डायग्राम में ये और बना लेना, ये लेंथ एलिमेंट है, कहीं पे भी ले लेना, देखो जैसे ये तुमने लूप लिया है, यहाँ पे कोई भी लेंथ एलिमेंट ले लेना, कहीं पे DL, ये हो जाएगी उसकी डायरेक्शन DL वेक्टर, और यही हो जाएगी B वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है, बना लेना। बना लिया डायग्राम में, डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन भी सेम होगी और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम होगी।
अब हेडिंग डालो भी मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इसको मिटा सकती हूँ। हाँ बनाना तो था, नहीं वो पहले जो बना लिया था उसमें लेंथ एलिमेंट बनाना था, वो बना लिया। सरफेस पे कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर की जगह क्या रखना है, बस कैपिटल आर, ठीक है। सरफेस पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। यस और नो? चले जाओगे, चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारी है। देखो ये है सॉलिड सिलेंडर, उसकी रेडियस कितनी चला है। क्या इस गाने में लड़की की आवाज बहुत शानदार लगती है, गाना समझ में नहीं आता। जैसे कि डेस्पासीटो है ना, समझ ही नहीं आता बस। देखो ये जो सॉलिड सिलेंडर है ना, इससे पूरा जो करंट निकल रहा है वो आई निकल रहा है, ठीक है। तो जब हमने पॉइंट पी बाहर लिया था उस टाइम क्या हो रहा था, जब हमने पॉइंट पी बाहर लिया था तो जो क्लोज लूप था उसके अंदर से सारा करंट निकल रहा था कि नहीं। लेकिन अब जब हम पॉइंट पी अगर अंदर लें तो इसका जो क्लोज लूप बनेगा वो इसकी रेडियस से कम होगा कि नहीं, मतलब इसका जो आउटर सरफेस है उससे कम होगा कि नहीं। इसका मतलब इस लूप में से जो करंट पास होगा वो टोटल आई करंट पास होगा क्या, कम होगा, होगा कि नहीं। कितना कम होगा, कैसे निकालेंगे। हाँ एग्जैक्टली, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तब निकाल सकते। पहले ये डायग्राम बना लो आप लोग, ठीक है। और यहाँ से जो करंट पास होगा इसको हम लोग बोल देंगे आई डैश। थोड़ा बड़ा सा बना लेना डायग्राम जिससे कि दिखेगा सब, ठीक है।
खत्म हो गया तुम्हारा? क्या क्या कह रहे हो? क्या ये कहाँ खत्म है? क्या लिखो? इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सिलेंडर, if point lies inside the cylinder, if point P lies inside the cylinder, यानी जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो कहाँ पे है? इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है? इफ पॉइंट P lies inside the cylinder, we consider a circular path of small radius r, then we consider a circular path of radius small r, of radius small r. ठीक है? At every point of the circular path, at every point of the circular path, magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field will be same. होगा कि नहीं? क्योंकि सेम डिस्टेंस पे होगा कि नहीं सर्कुलर पाथ एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे होगा, तो उस सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग द पाथ, and its direction will be along the path. हो जाएगी कि नहीं? ये दिख रहा है डीएल एलिमेंट का वेक्टर जो आएगा और बी वेक्टर जो आएगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, दैट इज थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है? दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. नीचे लाइन में लिखो therefore line integral of magnetic field, therefore line integral of magnetic field on this circular path will be, देखो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सर्कुलर पाथ. अब यहाँ पे b dl cos 0 हो जाएगा, क्योंकि b और dl दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है? 0. cos 0 क्या हो जाएगा? 1 b dl हो जाएगा, ठीक है? अब देखो b तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. b पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, b बाहर आ जाएगा और इस लेंथ एलिमेंट का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा? एक सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ का सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर. तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर, ठीक है? लिख लो. ये क्या हो जाएगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द क्लोज्ड पाथ. बहुत अच्छी आ रही है तुमको? हाँ.
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नीचे लिखो एज कैपिटल आई अमाउंट ऑफ करंट एज, यहां तक लिख लो, ये आ गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद एज कैपिटल आई अमाउंट ऑफ करंट, एज कैपिटल आई अमाउंट ऑफ करंट passing through the area, passing through the area, कितने एरिया से पास कर रहा है कौन बताएगा? आप मेरे को थोड़ा, जो कैपिटल आई करंट है वो कितने एरिया से पास कर रहा है? पाई, ये जो तुम बुक खोल के बैठे हो ना पीछे, दिख तो मुझे पहले ही लिया था, है ना, कम से कम बोलो मत, है ना, आगे आगे नहीं, इसने कैसे सीखी हो आई करंट देखो फ्लो हो रहा है, सिलेंडर में से फ्लो हो रहा है, सिलेंडर की रेडियस कितनी है? आर, तो यानी कि इतने एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है? कैपिटल आई, ठीक है। तो इतने एरिया में से ये एरिया कितना हो जाएगा? कितना? ये जो एरिया हमने लिया था ना, ये क्या क्लोज पाथ लिया है कि नहीं? उस क्लोज पाथ का एरिया कितना हो जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस इतने एरिया से कितना करंट पास होगा? देखो पाई आर स्क्वायर से कितना करंट पास हो रहा है? आई, तो 1 मीटर स्क्वायर से होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना पास होगा? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं? थ्रू द एरिया पाई आर स्क्वायर, थ्रू द एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आई करंट कितने एरिया से पास हो रहा है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, अरे यार, I amount of current is passing through the pi r square area of cross section of cylinder. Therefore, current passing through the cross section area pi r square. Therefore, current passing through the cross sectional area pi small r square will be, cross section area pi small r square will be I dash equals to कितना हो जाएगा? I divided by pi r square multiply by pi small r square. आपको पता है कि ये जो लाइन इंटीग्रल लेते हैं हम, ये जो तुम्हारा एम्पियर्स लॉ है, इसमें म्यू नॉट सिग्मा आई जो होता है वो आई कौन सा करंट होता है? इट इज द करंट आई विच इज पासिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। ठीक है, और जो हमने क्लोज पाथ कंसीडर किया है वो कितने एरिया का है? पाई आर स्क्वायर का। और स्मॉल पाई आर स्क्वायर में से जो करंट पास हो रहा है वो कितना हो जाएगा? आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? यहां तक लिख लो, आई डैश लिख लिया, आई डैश लिख लिया।
एम्पियर्स लॉ क्या है? B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा I। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखो इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू निकाली थी, B डॉट dl की कितनी आई थी? B डॉट 2 पाई r आई थी, और म्यू नॉट और सिग्मा I कितना आ जाएगा? यानी कि टोटल करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस एरिया कितना हो जाएगा? I r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? इसे सॉल्व कर लेंगे, बस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इनसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। लिख लो। हाँ, और सिग्मा I हो जाएगा I डैश के इक्वल। I डैश वाली बस। इसके नीचे लिखो inside, sorry, magnetic field inside the solid cylinder, magnetic field inside the solid cylinder, magnetic field inside the solid cylinder is directly proportional to the distance small r, is directly proportional to the distance small r। देखो अगर हम लोग अब ग्राफ बनाए मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस वो डिस्टेंस के बीच में, तो देखो ये स्मॉल r इक्वल्स टू r है अगर, तो इससे पहले ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर आएगा या बाहर? इस के लिए स्मॉल r लेस देन r हो जाएगा कि नहीं, इस रीजन के लिए, और इसके लिए स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R यानी कि जब तुम्हारा वो जो पॉइंट है वो कहाँ है? सॉलिड सिलेंडर के अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था? म्यू नॉट I r अपॉन 2 पाई r, यानी B r के प्रोपोर्शनल आया कि नहीं? तो प्रोपोर्शनल आता है तो कैसा बनता है ग्राफ? ठीक है, उसके बाद r इक्वल्स टू r पे इस पॉइंट पे आ जाएगा कितना? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, इतना ही आएगा सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद जब बाहर बात करेंगे तो बी आउट कितना आया था? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, तो कैसे आ जाएगा? बना लो। क्या हो रहा है ये?
अब हेडिंग डालो, एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। एम्पियर्स लॉ इज इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। एंड इंटीग्रल फॉर्म, जैसे हमने गॉस लॉ पढ़ा था इंटीग्रल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में क्या था, इंटीग्रल फॉर्म में कितना था, इंटीग्रल फॉर्म में क्या था, ये था गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो ये इंटीग्रल फॉर्म ही तो है। डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे ही एम्पियर्स लॉ की इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, और इसके बाद हमको पता है कि जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को लिख देते हैं सरफेस के फॉर्म में, सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में। पहले यहाँ तक लिखो, उसके बाद लिखो पता तो है ही, कल बताया था लास्ट क्लास में सब कुछ तुमको। फोन बंद करके रख दो वरना मैं इसे उठा के फेंक दूंगी।
देखो ये पता था करंट डेंसिटी, तो आई क्या होता है, जे डॉट डी है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। अब स्टोक्स कर, अब देखो इधर क्या है, लेंथ एलिमेंट है, लाइन इंटीग्रल है, उधर क्या है, सरफेस इंटीग्रल। इसे सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए इसमें लगाएंगे स्टोक्स कर्ल थ्योरम, तो ये हो जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर v डॉट एरिया एलिमेंट, ये दोनों क्या हो गए, अब दोनों साइड एरिया एलिमेंट हो गए कि नहीं। अब ये करेंगे, दोनों को एक साइड ले आएंगे, कितना हो जाएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर v माइनस म्यू नॉट j वेक्टर इंटू डी ए इक्वल्स टू 0। अब हमको पता है कि एरिया एलिमेंट 0 नहीं होता, देयरफॉर डेल क्रॉस b माइनस म्यू नॉट j इक्वल्स टू 0। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। हाँ, ये होता है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, ये होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। हाँ क्या, which, in which, क्या रियली, विच नहीं लिखते हो ऐसे शॉर्ट में, मैं लिख देती हूँ, which, in which current I is flowing, जो क्लोज पाथ सी है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। तो अब इन दोनों को इक्वल कर दिया तो वो आ गई इंटीग्रल फॉर्म, उसमें स्टोक्स का थ्योरम यूज की, तो ये आ गई डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तुम्हारा किसी का नहीं है एसएससीजीडी का एग्जाम, कब है तुम्हारा, अब तेरा एग्जाम इजी आ रहा है, इजी आ रहा है, तैयारी करके आपने सीना भी आराम पहले एग्जाम के बाद हो जाए फिजिकल सब होता है। या तो ऐसी पेपर देते हैं क्या बात है, तो हेडिंग डालो
मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, लिख लिया ना सबने? हाँ, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड वेक्टर पॉइजन्स इक्वेशन। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड वेक्टर पॉइजन्स इक्वेशन। जैसे पॉइजन्स इक्वेशन किसमें निकाली थी, ऐसे ही अब मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। वहां पे पोटेंशियल याद है क्या लिखते थे? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल वहां पे था फाई था, बट इट वाज स्केलर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? वेक्टर पोटेंशियल। अच्छा, डाइवर्जेंस ऑफ बी कितना आया था? आया था, चलो पता है। और डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ बी कितना होता है? म्यू नॉट जे वेक्टर, ठीक है। हो गए सब? लिखो चलो। द सोर्सेज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, द सोर्सेज, अच्छा ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कितना होता है? चार्ज होता है, बट दैट चार्ज विच इज नॉट मूविंग, स्टैटिक चार्ज। और जब चार्ज मूव करने लग जाता है तो करंट फ्लो होता है, और करंट किसका सोर्स बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। यस और नो? ठीक है। इसमें लिखो द सोर्सेज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आर चार्जेस, static electric field, the sources of static electric field are charges and static electric field, the sources of static electric field are charges and electric field E vector and electric field E vector produced due to these charges and electric field E vector produced due to these charges can be obtained from the electric potential phi, can be obtained from the electric potential phi using this equation, using following equation। ये होता है कि नहीं इक्वेशन? मतलब पहली बात तो स्टैटिक चार्ज जो होता है दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या हमको पोटेंशियल पता होता है कि नहीं? कितना आता है? कितना होता है? KQ/R आता है। उस पोटेंशियल से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। होता है कि नहीं? लेकिन बी वेक्टर को पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा है क्या अभी तक? हमने नहीं लिखा ना, तो अब बी वेक्टर के लिए देखेंगे कंपेयर करके, ठीक है। इसके नीचे लिखो द पोटेंशियल फाई डिपेंड्स ऑन द चार्ज क्यू। इसके नीचे लिखो द पोटेंशियल फाई डिपेंड्स ऑन द चार्ज क्यू, डिपेंड्स ऑन द चार्ज क्यू एंड इट्स डिस्टेंस। होता क्या है? KQ/R। तो एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है और एक डिस्टेंस पे, ठीक है। हाँ, मीडियम पे भी करता है, वो चीज नहीं ले रहे। एंड इट्स डिस्टेंस
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ई वेक्टर का कर्ल भी नहीं पढ़ा अब तक हमने ना, कितना आया था? कर्ल नहीं पढ़ा ना। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity, hence it is known as scalar potential. It is a scalar quantity, hence it is known as scalar potential. phi को हम लोग क्या बोलते थे? स्केलर पोटेंशियल था कि नहीं? इसको ना इक्वेशन 1 डाल लेना और लिखो टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 1, taking the curl of equation number 1. क्या ये जो इक्वेशन थी ना, e vector equals to -5 1, इसको लिख लेना इक्वेशन नंबर 1 और फिर लिखो टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 1. तो देखो इधर कर्ल लेंगे, इधर भी कर लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? माइनस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5. अब ये बताओ कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5 कितना होता है? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5 कितना होता है? कौन बताएगा? निकाल के जल्दी से। 0 होगा, पता है? श्योर? पहले तो डेल फाई कितना हो जाएगा देखो, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल फाइव अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ 5. अब इसका क्या लेना है? कर्ल किसके साथ? डेल के साथ. तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ए वेक्टर क्या हो जाएगा? डेल, यानी डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड. और किसके साथ लेना है? इसके साथ. इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, डेल फाइव अपॉन डेल वाई, डेल फाइव अपॉन डेल जेड. अब देखो इसका, अब ये जो क्वांटिटी है ना, बेसिकली ये क्या है? ये वाली कर्ली तो है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5. ग्रेडियंट ऑफ 5 हो गया ये हमारा, ये क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ 5. इसका कर्ल निकालना है तो आई जे के डेल, ये आ गए इसके तीनों कंपोनेंट डेल ऑपरेटर के, और इसके तीनों कंपोनेंट ये आ गए. अब इसका देखो क्या निकालेंगे? आई कैप, ये लेंगे डेल अपॉन डेल वाई डेल 5, ये हो जाएगा डेल टू 5 अपॉन डेल वाई डेल जेड, हो जाएगा कि नहीं? और ये इधर से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल टू 5 अपॉन डेल वाई डेल जेड, ये भी यही हो जाएगा. यस और नो? देखो आई के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा डेल टू 5 अपॉन डेल वाई डेल जेड, ये हो जाएगा डेल टू 5 अपॉन डेल वाई डेल जेड. अब देखो डेल वाई डेल जेड डेल वाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आता है आंसर. ठीक है, तो आई 0 हो जाएगा. जे कैप भी देखो ऐसे निकालेंगे तो इसका इससे करेंगे तो डेल टू 5 अपॉन डेल एक्स डेल जेड, और इससे करेंगे तो डेल टू 5 अपॉन डेल एक्स डेल जेड, यानी ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. ठीक है, और ये होता भी है, एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5 निकलवाया था तो वो 0 आता है. ठीक है, क्या क्या? अच्छा ये कितना हो जाएगा? देखो ये बताओ, हमको पता है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5 कितना होता है? 0. ठीक है, देयरफॉर कर्ल ऑफ ई वेक्टर कितना हो जाएगा? 0. यस और नो? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या 0 होता है? कर्ल.